हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनू अकेडमी चैनल। जैसे कि पहला यूनिट हम लोग का पूरा खत्म हो चुका है, हम लोग एनिमल किंगडम खत्म कर चुके हैं पीवाईक्यू के साथ। अब हम लोग यूनिट सेकंड पे चल रहे हैं क्लास 11 का, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। इस यूनिट में 3 चैप्टर है। पहला है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट की, किस तरीके का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है किसका, फ्लावरिंग प्लांट का, मतलब एंजियोस्पर्म का। इसके अलावा देखेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है, कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट है, क्या किसका काम है, क्या फंक्शन है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट में। फिर लास्ट है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल की, एनिमल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है, किस तरीके से टिश्यू है, कैसे ऑर्गन है, क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से काम कर रहा है उनकी बॉडी, सब कुछ हम लोग इसी यूनिट में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट जो है सेकंड, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई हैं जो कि ज़्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोग स्किप करके आगे चलते हैं। आगे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कैथरीन इसाऊ, ये फीमेल है, ठीक है। कैथरीन इसाऊ जो है इनका जन्म कब हुआ था, 1898, इनका डेथ कब हुआ, 1997 में हुआ। चलिए इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। कैथरीन इसाऊ वॉज बॉर्न इन यूक्रेन इन 1898, ठीक है। ये यूक्रेन में पैदा हुई और कब हुआ जन्म इनका, 1898 में हुआ। सी स्टडी एग्रीकल्चर इन रसिया एंड जर्मनी एंड रिसीव हर डॉक्टरेट इन 1931 इन यूनाइटेड स्टेट। इन्होंने रशिया जर्मनी में क्या किया, अपना एग्रीकल्चर स्टडी किया, मतलब कि ये बोटैनिस्ट थी। इनका जो स्ट्रीम था वो क्या था, बॉटनी लेवल का था, इन्होंने बॉटनी किया था। इसके अलावा इन्होंने डॉक्टरेट लेवल पीएचडी कब किया, 1931 में किया, यूनाइटेड स्टेट में। She reported in her early publication that the curly top virus spread through a plant via the food conducting or the phloem tissue। इनका जो पहला स्टार्टिंग पब्लिकेशन था, जब ये पीएचडी कर रहे थे उस दौरान इन्होंने कुछ पब्लिकेशन की, तो उन्होंने बताया एक वायरस है जिसका नाम है कर्ली टॉप वायरस। ये क्या कर रहा था कि ये मान लीजिए लीफ है, तो जो ऊपर वाली लीफ है वो क्या है, कर्ल हो जा रही थी वायरस की वजह से। इस वायरस का इन्फेक्शन ऐसा था कि लीफ क्या हो रही थी, कर्ल हो जा रही थी। उन्होंने बताया कि ये जो वायरस है ना, ये किससे स्प्रेड हो रहा है, किससे जा रहा है प्लांट में, फ्लोएम टिश्यू की वजह से जा रहा है। इन्होंने ये बात बताई कि जो फ्लोएम टिश्यू है जिसका काम क्या है, फूड का कंडक्शन कराना प्लांट की बॉडी में, उसके थ्रू ही ये वायरस क्या हो रहा है, पूरे बॉडी में स्प्रेड हो रहा है प्लांट के। डॉक्टर इसाउस Plant Anatomy published in 1954 took a dynamic developmental approach designed to enhance one's understanding of the plant structure and enormous impact worldwide, literally bringing about the revival of the discipline। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो डॉक्टर इसाऊ है, डॉक्टर कब लगा, जब इन्होंने डॉक्टरेट किया, पीएचडी कर लिया, ठीक है। प्लांट एनाटॉमी पब्लिश किया कब, 1954 में किया, जो कि डायनेमिक था, वो काम चल रहा था। इनका एक डेवलपमेंटल अप्रोच था ताकि जो प्लांट का स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में दुनिया को बता सके। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, बहुत सारे डिसिप्लिन दिखाए इस पर। द एनाटॉमी ऑफ द सीड प्लांट बाय द कैथरीन इसाऊ वॉज पब्लिश इन 1960, ठीक है। 1960 में इन्होंने क्या स्टार्ट किया, इनका जो पब्लिकेशन था एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। सीड प्लांट का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड हो, ठीक है, उसके एनाटॉमी के बारे में बताया। इनका पब्लिकेशन कब था, 1960 में था। इट वॉज रिफर्स टू एज द वेबस्टर ऑफ द प्लांट बायोलॉजी, इट इज़ इंसाइक्लोपेडिक, ठीक है। इन जो वेबस्टर क्या होता है कि इंग्लिश डिक्शनरी है जिसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड रहती हैं। तो इन्होंने क्या किया, ए प्लांट के लिए वेबस्टर स्टार्ट किया, प्लांट बायोलॉजी के लिए, जिनमें जो भी इनका रिसर्च है, जो भी इनकी पब्लिकेशन, वो क्या होगी, पूरी इंसाइक्लोपीडिया पे अपलोडेड है, ठीक है। इन 1957 शी वॉज इलेक्टेड टू द नेशनल अकेडमी ऑफ द साइंस, बिकमिंग द 6th वुमेन टू रिसीव दैट ऑनर, ठीक है। 1957 में इनको इलेक्ट किया गया, कहाँ इलेक्ट किया गया, नेशनल एकेडमी ऑफ द साइंस में, और ये 6th फीमेल थी या वुमेन बोल सकते हैं जिनको इनको ऑनर मिला, सम्मानित मिला, मतलब ये जीत गई वहाँ पे। इन एडिशन टू दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड शी रिसीव द नेशनल मेडल ऑफ साइंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश इन 1989, ठीक है। 1989 में जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, उनके द्वारा इनको एक मेडल मिला। कौन सा मेडल है, नेशनल मेडल ऑफ द साइंस, जो कि प्रेस्टिजियस अवार्ड था। When Catherine Isau died in the year 1997, Peter Raven, director of anatomy and morphology, Monsieur Botanical Garden, remembered that she absolutely dominated the field of the plant biology even at the age of 99। ये इनका जो पूरा बोल सकते हैं ना, जन्म के बाद मृत्यु कितने साल तक जिंदा थी, 99 साल तक थी। इन्होंने जब तक जिंदा रहा, जब तक जिए, तब तक इन्होंने पूरा काम किया, किस पे, प्लांट्स के बायोलॉजी पे काम किया। जब कैथरीन का डेथ हो गया कब, 1997 में, कब हुआ, जब वो 1990 साल की थी तब हुआ, ठीक है। तो पीटर रेवन जो थे डायरेक्टर थे, किसके डायरेक्टर थे, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी के। उन्होंने बोला कि जब तक ये जिंदा रही, जो ये महिला है, जब तक जिंदा रही, उन्होंने पूरी तरीके से डोमिनेट किया किस पे, प्लांट बायोलॉजी पे। इनकी उम्र 99 साल होने के बाद भी इन्होंने उस पर पूरा राज किया है। मतलब इनका काम इतना डेडिकेशन के साथ था, इतना हार्ड वर्किंग था कि 99 की एज में भी वो उस पर लगी रही और उनकी डेथ हो गई।
ठीक है। इनके बारे में जस्ट जनरल बात ये है कि कब इनका जन्म हुआ, कहाँ पे, ठीक है। इन्होंने क्या अपनी पब्लिकेशन, जो इनका अर्ली पब्लिकेशन था, उस पर क्या बताया। उन्होंने बताया कि अर्ली टॉप जो वायरस है वो किसके थ्रू जा रहा है, जो फूड कंडक्टिंग टिश्यू है फ्लोएम उसके थ्रू जा रहा है। इनका जो प्लांट एनाटॉमी पब्लिकेशन है कब हुआ था, 1954 में हुआ था। इसके अलावा जो एनाटॉमी सीड प्लांट बाई कैथरीन ईसाऊ जो पब्लिश हुआ था 1960 में हुआ था। फिर इनको कब मेडल मिला, कब इनको इलेक्ट किया गया, 1957 में इनको इलेक्ट किया गया और ये 6th वुमेन बनी, उनको वहाँ पे वो जीत चुकी थी। फिर देखते हैं इनका डेथ कब हुआ, 1997 में, और सारी कहानी खत्म। बस आपको इतना यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, बाहर से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। और फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, ऐसे पौधे जिसमें फूल हों, ठीक है। तो वो कौन होंगे, एंजियोस्पर्म होंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं। मैं पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ क्योंकि जो नीट का सिलेबस है उसमें मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, रूट सब कुछ दिया है, तो मैं पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। The wide range in the structure of the higher plant will never fail to fascinate us, even though an angiosperm show a very great diversity in the external structure or morphology that all characterized by presence of root, stem, leaf, flower and fruit. ठीक है, हमने आसपास देखते जो हाइयर प्लांट है, हाइयर प्लांट में कौन आएंगे, जिम्नोस्पर्म। उससे ज़्यादा बहुत अच्छे से डेवलप कौन है, एंजियोस्पर्म डेवलप्ड है। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो जो एंजियोस्पर्म है उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं, मॉर्फोलॉजी, जैसे क्या हो गया, रूट देखते, स्टेम देखते, फ्लावर देखते, फ्रूट देखते, सीड देखते, ये सब क्या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। तो हम बहुत ज़्यादा आश्चर्य होते हैं क्योंकि डिफरेंट प्लांट है, डिफरेंट स्पीसीज़ के, तो उनका स्ट्रक्चर, उनका फॉर्म, उनका जो भी पार्ट्स हम देखते हैं बाहर से, वो सब भी क्या है, डिफरेंट है। इन चैप्टर 2nd and 3rd we talk about the classification of plant based on morphological and other characteristic। अगर हम लोग चैप्टर 2nd और 3rd की बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम में, तो हमने देखा कि जो प्लांट्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, या तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक लेके या फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख कर ही। फॉर एनी सक्सेसफुल attempt at the classification and understanding any higher plant or for that matter any organism we need to know standard technical term and standard definition। अगर हम किसी को क्लासीफाई करें, चाहे प्लांट हो या कोई ऑर्गेनिज्म, हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड टर्म होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होना चाहिए कि किसके आधार पे हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। We also need to know about the possible variation in different parts found as adaptation of the plant to their environment, example adaptation to various habitat for protection, climbing, storage etc। अगर हम बात करते हैं कि जो ये क्लासिफिकेशन हो रहा है डिफरेंट पार्ट का, उसमें डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिल रही है। जैसे कि एडॉप्टेशन है, कुछ प्लांट एडॉप्ट कर लिए कोई डिफरेंट इन्वायरमेंट में, कोई बहुत जगह गर्मी पड़ी, जैसे कि मान लीजिए डेजर्ट एरिया में, कुछ प्लांट वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ पे एडॉप्ट कर लिए अपने आप को। कुछ हिली एरिया पे सर्वाइव कर रहे हैं, कुछ पानी के अंदर रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं। तो क्या डिफरेंट जगह पे प्लांट ने अपने आप को क्या किया है, एडॉप्ट कर लिया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो प्रोटेक्शन के लिए उनके बॉडी में बोल सकते हैं कि थ्रोन से निकले हैं, मतलब कि यहाँ पे कांटे निकले हुए, स्पाइंस निकले हुए, क्लाइंबिंग करने के लिए ढेर सारे टेंड्रिल्स निकले हुए हैं, स्टोरेज करने के लिए ये चाहे स्टेम में स्टोर करते हैं, लीफ में करते हैं, या फिर रूट में। डिफरेंट यहाँ पे बोल सकते हैं एडॉप्टेशन कर लिया, जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे डिफरेंट जो भी उनकी ज़रूरत पड़ी उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडॉप्ट कर लिए। इफ़ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट द ऑल पार्ट हैव रूट, स्टेम एंड लीफ। अगर आप किसी घास को उखाड़ते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें क्या है, 3 चीज़ें हैं। ज़मीन के नीचे वाला पार्ट रूट होगा, ऊपर वाला जो पार्ट होगा स्टेम होगा, और उसमें क्या होगी, लीव्स होंगी। दे मे बी बियरिंग फ्लावर एंड फ्रूट। हो सकता है कि शायद उसमें फूल भी लगे हों और उसमें फल भी आ चुके हों। The underground part of the flowering plant is the root system, which is the portion above the ground from the shoot system। देखिए ये ज़मीन है, ज़मीन के नीचे वाला जो भी पार्ट होगा, यहाँ पे रूट होगा, ये मान लीजिए लीफ है, बाहर वाला पार्ट है, तो जो नीचे वाला पार्ट होगा क्या बनाएगा, रूट सिस्टम बनाएगा। ठीक है, रूट सिस्टम में क्या होगा, ढेर सारे रूट होंगे, प्राइमरी रूट होगा, लेटरल रूट होंगे, जो सेकेंडरी टर्शरी हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जो हॉर्जिन है, सॉइल का जो हॉर्जिन है, उसके ऊपर की बात करते हैं तो उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, शूट सिस्टम होगा। शूट सिस्टम में शूट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा, फ्रूट होगा, फ्लावर, वो सब क्या है, शूट सिस्टम में आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला टॉपिक है क्या है, द रूट। रूट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रूट को आप हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। ठीक है, ये सब क्या है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है क्या है, रूट है। इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलिडन plant, the direct elongation of the radicle led to the formation of primary root which grow inside in the soil। अगर हम बात करते हैं ज़्यादा करके जो डाइकोटिलिडन प्लांट है, डाइकोटिलिडन प्लांट की कहानी क्या है कि अगर सीड है, अगर हम सीड को फोड़ रहे हैं तो उसमें से 2 कॉटिलिडन निकल रहे हैं। पत्ती की बात करें जो डाइकोटिलिडन है, उनमें क्या होगा, ढेर सारे इस तरीके से
वेन्स में क्या होगा, वेनलेट भी देखने को आपको मिलेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर इनके फ्लावर को देख के पहचानेंगे, जो फ्लावर होगा उसमें फ्लोरल अपेंडेज जो होगा वो कितना होगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा अपेंडेज देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इनके रूट्स कैसे बने हैं, आपने एक सीड लिया, उसको पानी में रखा, थोड़ा सा उसमें क्या हुआ, एम्ब्रियो क्या हुआ, ग्रो करने स्टार्ट हो गया, मीन्स वहाँ पे मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको लगा दिया। अब कुछ टाइम बाद देखेंगे कि ये सीडलिंग ग्रो करेगा, यहाँ से ग्रो किया, कुछ पार्ट ज़मीन में जा रहा है और कुछ ऊपर की तरह जा रहा है, कुछ लीव्स वगैरह बनाने के लिए चला जाएगा। जो नीचे वाला पार्ट होगा, जहाँ से ये रूट निकल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, रेडिकल हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ से शूट सिस्टम बनेगा, जहाँ से लीफ निकलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, प्लीम्यूल बोलेंगे। ठीक है, जो सीड है एम्ब्रियोस में ग्रो किया, ऊपर वाला पार्ट जिससे शूट सिस्टम बनने वाला है वो कौन होगा, प्लीम्यूल होगा, और जिससे रूट सिस्टम बनने वाला है वो क्या होगा, रेडिकल होगा। लेकिन डाइकोटिलिडन प्लांट में क्या होता है, ज़्यादा करके जो डाइकोटिलिडन प्लांट होते हैं उनमें अगर हम बात करते हैं कि जो प्राइमरी रूट है वो कहाँ से सीधे निकला है, कहाँ से उसका एलोंगेशन हुआ है, रेडिकल से हुआ है। ठीक है, और यही प्राइमरी रूट जाके आगे ग्रो करेगी कहाँ, सॉइल के अंदर। It be a lateral root of several order that are refers to as secondary, tertiary, etc. root। अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने एक सीड लगा दिया, ठीक है, ऊपर ग्रोथ हो रहा, मान लीजिए वहाँ पे इसके लीव्स वगैरह बनना स्टार्ट हुए और नीचे रेडिकल से यहाँ पे रूट बनना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे एक जो ये रूट निकला रेडिकल से, ये मान लीजिए रेडिकल वाला पार्ट है, ये क्या हो गया, प्राइमरी रूट हो गया। ठीक है, अब प्राइमरी रूट में और देखिए ऐसे रूट निकल रहे हैं, इस तरीके से ढेर सारे रूट निकल रहे हैं, ये क्या हो गए, सेकेंडरी रूट हो गए। अब सेकेंडरी रूट में और एक ब्रांच आ गई, इसे हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी रूट बोलेंगे। तो जो प्राइमरी रूट है वो तो मेन रूट होगा, मेन एक्सिस होगा, वही नीचे जा रहा है जमीन के अंदर, लेकिन उसके पास और भी लैटरल रूट है। ठीक है, तो ये क्या बना रहे हैं, जो लैटरल रूट है वो कौन है, सेकेंडरी रूट हो गया, टर्शियरी रूट होगा, ये एक रूट सिस्टम बना रहे हैं। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द रूट सिस्टम एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट। अगर हम बात करते हैं कि जो प्राइमरी रूट है ये तो कहाँ से निकल रहे हैं, डाइकोटिलिडन प्लांट में रेडिकल से निकल रहे हैं, वो मेन एक्सिस से निकल रहे हैं, लेकिन उसके जो ब्रांचेस है जैसे कि सेकेंडरी रूट हो गया और जो टर्शियरी रूट हो गया, उनको एक साथ मिला दिया जाए, मतलब यहाँ पे जो सीड है ये ग्रो किया, ये क्या हो गया, रेडिकल से निकल गया, ये प्राइमरी रूट हो गया। इनमें जो ढेर सारे यहाँ पे आपको लेटरल साइड ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, ये क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी में भी टर्शियरी इस तरीके से निकल रहा है, टर्शियरी रूट है। तो प्राइमरी रूट के साथ उसके ब्रांचेस को अगर एक साथ इकट्ठा कर रहे तो क्या बना रहे हैं, रूट सिस्टम बना रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं किसमें, मस्टर्ड में। मस्टर्ड क्या है, डाइकॉट प्लांट है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, स्ट्रक्चर यहाँ देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर कि कोई पार्ट है किसका, फ्लावरिंग प्लांट का, ये नहीं लिखा गया किसका है, बट ये मस्टर्ड का है। ठीक है, ये मस्टर्ड का प्लांट है। यहाँ पे देखिए ये ज़मीन है, ज़मीन के नीचे वाला पार्ट जो भी होगा ये रूट सिस्टम बनाएगा, और ज़मीन के ऊपर वाला जो भी पार्ट होगा, फ्लावर, फ्रूट, एनीथिंग, सीड, कुछ भी हो, वो क्या बनाएगा, शूट सिस्टम बनाएगा। पहले यहाँ पे आपने एक बीज डाला होगा, अब ये बीज धीरे से ग्रो किया होगा नीचे की तरफ। ठीक है, अगर ये डाइकॉट है तो ये कहाँ से रूट आ रहा है, रेडिकल से आ रहा है। ठीक है, और ऊपर वाला जो पार्ट बन रहा है शूट सिस्टम, ये किससे बन रहा है, प्लीम्यूल से बन रहा है, ग्रोथ हुई। ये जो मेन एक्सिस होगी इसे हम क्या बोलेंगे, ये होगा प्राइमरी रूट। अब उनमें से ढेर सारे देखिए लैटरल अपेंडेज निकले, ढेर सारे लैटरली रूट निकले, ये क्या होंगे, सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट में भी अगर कोई और फिर से एक स्ट्रक्चर आगे निकल जाए, आगे ब्रांचिंग हो जाए, वो टर्शियरी रूट हो जाएगा। तो प्राइमरी रूट और जितनी भी सेकेंडरी हो, टर्शियरी, जितने भी लैटरल ब्रांचेस हैं उसको मिला के हम क्या बोलेंगे, रूट सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं ऊपर वाला पार्ट, जैसे कि स्टेम। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, स्टेम है। अब स्टेम है, स्टेम के पास क्या है, छोटे छोटे नोड्स प्रेजेंट है। ये देखिए नोड्स हैं। नोड्स वो रीजन होता है जहाँ से ब्रांचेस, लीफ, ये सब चीज़ें निकलती हैं। नोड्स वो जगह है, और दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। देखिए ये नोड है, यहाँ से एक लीफ निकली है, यहाँ से एक ब्रांचेस निकले हैं, ये क्या है, नोड है। लेकिन दो नोड के बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनोड बोलेंगे। यहाँ पे देखिए लीव्स हैं ये। अब यहाँ पे देखिए बीच बीच में बर्ड भी प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, जो नोड है उनके बीच में यहाँ पे देखिए एक्सिलरी बर्ड है, ये एक्साइल वाले स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ये एक्सिलरी बर्ड है, मतलब ये लैटरल बर्ड है। ये जो एरिया होगा इसको क्या बोलेंगे, एपिकल बोलेंगे, एपेक्स बोलेंगे, मतलब एक एपिकल वाले रीजन पे है, एक कोने पे है। और इधर वाली जो रीजन है लैटरल, इसे हम क्या बोलेंगे, लैटरल बर्ड बोल सकते हैं या फिर एक्सिलरी बर्ड बोल सकते हैं। ये बर्ड भी आगे ग्रो करेगा, आगे ये यहाँ से ब्रांच बन सकते हैं, यहाँ से लीफ निकल सकते हैं। ये स्टेम हो गया, ये फ्लावर हो गए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फ्रूट हो गया। ये पूरा जो भी आएगा सॉइल के ऊपर वाला पार्ट ये शूट सिस्टम में आएगा, और जो सॉइल के नीचे वाला जितना पार्ट होगा वो रूट सिस्टम में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। In monocotyledonous plant, the primary root is short-lived and is replaced by large number of the root. These root originated from the base of the stem and constitute the fibrous root system as seen in the wheat plant.
अगर आपने गेहूं का पौधा देखा होगा तो आप उसे कभी उखाड़ के देखिए तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ढेर सारे रूट इस तरीके से हैं और ऊपर गेहूं के जो पौधे हैं इस तरीके से लगे हुए हैं। कि ये कैसे होते हैं, मोनोकॉटिलिडन होते हैं। इनमें क्या होता है, जो प्राइमरी रूट होगा वो कम समय तक जिंदा रहेगा, उसको उसकी जगह पे अब क्या होगा, ढेर सारे डिफरेंट रूट्स निकल के आ जाएंगे। कहाँ पे, जो स्टेम के बेस है वहाँ से ढेर सारे छोटे 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 रूट निकल के आ जाएंगे। वो कैसे रूट होते हैं, फाइब्रस रूट होते हैं। कहाँ से निकल रहे हैं, ये रूट ऑरिजिनेट हो रहे हैं बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से निकल रहे हैं। ठीक है, इसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं। ये कहाँ देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉटिलिडन प्लांट में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल जैसे कि वीट प्लांट दिया गया है। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए फाइब्रस रूट है, ये किसी ग्रास का है ये। ठीक है, हम बोल सकते हैं इसमें हमको देखने को मिलता है कि फाइब्रस रूट कैसे होते हैं। देखिए फाइब्रस रूट इस तरीके से होते हैं कि पहले यहाँ पे इनका रेडिकल से रूट बना होगा, प्राइमरी रूट, लेकिन कुछ टाइम बाद वो खत्म हो गया, वो रूट का लाइफ स्पैन खत्म हो गया। तो इनका जो ये स्टेम है, मेन स्टेम ये है। अब इनके मेन स्टेम से ढेर सारे यहाँ पे छोटे छोटे रूट्स निकल के आ रहे हैं एकदम गुच्छे में, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं। ये जमीन के ज़्यादा अंदर नहीं होते, जमीन के बोल सकते हैं थोड़ी डेप्थ में ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन टैप रूट तो जमीन के काफ़ी फीट तक अंदर तक जा सकता है। तो ये फाइब्रस रूट हो गए। ये किस में देखने को मिलते हैं, मोनोकॉट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स की बात की लाइक ग्रासेस, monstera and the banyan tree, root arise from the part of the plant other than radical arcal adventitious root। अगर हम बात करते हैं ग्रासेस की या फिर मॉन्स्टेरा की बात कर रहे हैं, प्लांट है, या बनियान ट्री की बात कर रहे हैं, इनमें जो रूट है ये रेडिकल के अलावा कहीं और से निकल रहे हैं। रेडिकल से नहीं निकल रहे, उसके अलावा कहीं और से निकल रहे, बोल सकते हैं किसी दूसरे नोड से निकल रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, ये एडवेंटिशियस रूट है। ठीक है, यहाँ पे प्लांट लगा हुआ, देखिए इनकी जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए स्टेम है, इसकी स्टेम से भी देखिए छोटे छोटे यहाँ पे रूट्स निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नोड प्रेजेंट है। तो जो भी रूट रेडिकल से ना हो कि किसी दूसरे और पार्ट से निकल रहा है, चाहे स्टेम हो गया, लीफ हो गया, कहीं दूसरे पार्ट से निकल रहा है, कहाँ से निकलेगा, नोड से निकलेगा। और ये ब्रांच के मेन एक्सिस है, वहाँ पे नोड प्रेजेंट है और यहाँ से रूट निकल रहा है, इस ऐसे रूट को हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। मॉन्स्टेरा में देखने को मिलेगा आपको, ग्रासेस में देखने को मिलेंगे और बैनियन ट्री में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखिए टैप रूट है, यहाँ पे मेन एक्सिस प्राइमरी रूट हो गया, ढेर सारे लेटरल अपेंडेज है, मतलब सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया, तो ये रूट सिस्टम बनाएगा। ये फाइब्रस रूट है जिसमें रेडियल से नहीं निकलकर, वो रेडियल से निकला है रूट, बट वो ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेगा। लास्ट में कहाँ से रूट निकलेगा, बेस से निकलेगा। ठीक है, स्टेम के बेस से निकलेगा और वो जमीन के ज़्यादा डेप्थ में नहीं रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट। और ऐसे रूट जो रेडिकल से ना निकल के किसी और पार्ट से निकल रहे हैं, मान लीजिए स्टेम में ढेर सारे नोड्स प्रेजेंट हैं, वहाँ से निकल रहे हैं, बट वो रेडिकल से नहीं बने, ऐसे रूट को हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, मॉन्स्टेरा में देखने को मिलता है, ग्रासेस में देखने को मिलता है, बैनियन ट्री में देखने को मिलता है। यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप की रूट्स थी, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। चलिए फंक्शन के बारे में बात करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, जो मेन फंक्शन होगा रूट का काम क्या है कि जो भी पानी है, जो भी न्यूट्रिएंट है, मिनरल्स हैं, उसको एब्जॉर्ब करना सॉइल से, कहाँ पे, अपने बॉडी में, मतलब प्लांट के बॉडी में करना। तो यहाँ पे जो मेन फंक्शन होगा क्या होगा रूट सिस्टम का, एब्जॉर्प्शन कराना पानी का, मिनरल का, कहाँ से, सॉइल से। ठीक है, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट। इसके अलावा अगर प्लांट है उसको एक प्रॉपर एंकरेज प्रोवाइड करना, एक सपोर्ट प्रोवाइड करना कि वो स्ट्रेटली जा रहा है। रूट अगर कहीं से भी डैमेज हो जाएंगे तो प्लांट लुढ़क जाएगा, मीन्स टेढ़ा हो जाएगा, उसको क्या कर रहा है, एक प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करता है रूट। स्टोरिंग द रिजर्व फूड मटेरियल, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं रूट में कुछ खाना स्टोर होके भी रख सकते हैं। एंड सिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और यहाँ पे ढेर सारे PGR मीन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन यहाँ पे क्या होते हैं, बनते हैं। प्लांट हार्मोन में कौन होंगे, जैसे कि ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये सब कहाँ बन रहे हैं, रूट में बन रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं फूड जो रिजर्व होते हैं मटेरियल, कहाँ, रूट में, जैसे कि कैसे, टर्निप अगर आपने खाया उसमें देखिए, कैरेट खाया है, ये भी टैप रूट है, इसमें देखिए। अगर हम बात करते हैं रेडिश, ये सब क्या है, ये डिफरेंट टाइप के रूट है, ये टैप रूट है, बट ये क्या कर रहे हैं, खाना स्टोर करके रख रहे हैं। मतलब कि रूट का जो मेन काम तो यही है कि वो क्या कर रहा है, पानी, मिनरल सबको एब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल से, लेकिन इसके अलावा प्लांट को सपोर्ट कर रहा है, जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट है, किसी स्टेम को कर रहा है या प्लांट की मेन बॉडी को ही सपोर्ट कर रहा है, खाना स्टोर कर रहा है और सिंथेसिस कर रहा है प्लांट के हार्मोन्स को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रीजन ऑफ रूट। कितने पार्ट्स हैं रूट में, कौन कौन से रीजन लाई होते हैं। रूट तो हमने नॉर्मली कह दिया, लेकिन रूट में भी तो डिफरेंट पार्ट है कि किस तरीके से रूट अपना काम कर रहा है। देखिए,
द रूट इज कवर एट द एपेक्स बाई थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। अगर हम लोग रूट की बात करते हैं तो हमने ज़मीन बना लिया इस तरीके से, रूट को हम कहीं यहाँ तक लेके जाएंगे, कहीं तो रूट रुकेगा। तो जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो कैसा है, थिम्बल लाइक है। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर मतलब कैप लाइक इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं, जो क्या किया, एपेक्स को कवर किया है। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात करें जो ज़मीन पर रहते हैं उनके बारे में बात करें, ये सॉइल हो गया, सॉइल से इस तरीके से रूट निकला। जो आप नीचे देख रहे हैं ये क्या है, रूट कैप है, ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है। ये टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात हो रही है। अगर एक्वेटिक होता, पानी में जो प्लांट रहते हैं उसमें रूट कैप नहीं, रूट पॉकेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डर रहता है ना, प्लांट सड़ ना जाए, रूट उसका सड़ ना जाए, तो इसलिए वहाँ पे ना रूट कैप की जगह रूट पॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट की, तो इस तरीके से ये मान लीजिए कि सॉइल है, यहाँ से रूट यहाँ तक आया, तो जो सबसे एंड वाला जो दूर वाला पार्ट होगा, ये देखिए प्रॉक्सिमल पार्ट है, पास वाला पार्ट है, किससे, सॉइल के पास से, ठीक है। ये सॉइल ऑरिजिन के पास से पास वाला पार्ट है, ये दूर वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, डेसिटल एंड बोलते हैं। जैसे ये मेरा हाथ है, सपोज करिए ये मेरा हाथ है, तो ये मेरे पास है, ये कैसा है, प्रॉक्सिमल वाला, लेकिन ये दूर है, ये क्या है, डिस्टल एंड है। डिस्टल एंड का मतलब दूर वाला पार्ट है, तो ये कैसा हो गया, डिस्टल एंड हो गया। और ये वाला कैसा हो गया, प्रॉक्सिमल एंड हो गया। किससे देख रहे हैं हम लोग, सॉइल से देख रहे हैं, जो सॉइल की ओरिजिन है उससे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलेंगे, रूट कैप बोलेंगे। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है जो एपेक्स को क्या किया है, कवर किया है। इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक इट वे थ्रू द सॉइल। जो रूट कैप है उसने क्या किया है, रूट के एपेक्स को, कोने को, एक को कवर किया है ताकि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके और वो ईजिली सॉइल के अंदर ग्रो कर पाए, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि प्लांट अगर ग्रो करा रहे हैं तो कहीं पे भी ग्रो कर, नहीं, मिट्टी कैसी है, क्या वहाँ पे कोई माइक्रोब्स तो नहीं है ज़्यादा, हर चीज़ तो देखना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पे क्या होता है, रूट कैप लगे होते, ताकि, क्योंकि रूट क्या है, एकदम नॉर्मल है, एकदम सॉफ्ट है, तो कहीं टूट ना जाए, इसीलिए वहाँ पे क्या होते हैं, रूट कैप होते, ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और ईजिली सॉइल के अंदर धीरे धीरे ग्रो करते हुए नीचे चले जाएंगे। अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। देखिए कुछ मिलीमीटर ऊपर, रूट कैप से कुछ मिलीमीटर ऊपर लिखा है एनसीईआरटी, नीचे नहीं ऊपर बोला है। यहाँ पे एक रीजन है जिसे बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट है। अब देखिए इनके बारे में दिया गया है, द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। यहाँ की जो सेल होंगी, मेरिस्टेमेटिक जो सेल होंगी, कैसे होंगी, छोटी होंगी, स्मॉल होंगी, उनका जो वॉल होगा पतला होगा, और जो उनके प्रोटोप्लाज्म होंगे, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म का मटेरियल, ठीक है। इनमें कोई सेल वॉल नहीं है, ऊपर क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन है, और अंदर जो है साइटोप्लाज्म, उसको मिला के हम लोग उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ के जो रूट्स में देखते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है रूट में, यहाँ पे कैसे सेल हैं, छोटे हैं, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूल क्या है, एब्सेंट है, वैक्यूल क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। इसके अलावा वॉल कैसे होंगे, पतले होंगे, और डेंस प्रोटोप्लाज्म है। डेंस प्रोटोप्लाज्म का मतलब कि जो भी साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स होंगे बहुत पास पास होंगे। दे डिवाइडेड रैपिडली, ये बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते, डिवीजन कराते, तभी जाके रूट का ग्रोथ बहुत तेजी के साथ होता है, ठीक है। द सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ। दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन। अगर हम बात करते हैं कि जो सेल यहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड, तो ये हो गया, ये डिस्टल एंड हो गया। अब ये जो रीजन था, ये कौन था रीजन, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी था। यहाँ के सेल के पास कोई सेल वॉल नहीं है, वैक्यूल नहीं प्रेजेंट है, पतले सेल वॉल है, ठीक है। इनमें जो सेल है बाहर की थिनिंग कैसी, बहुत पतली है, वो प्रोटोप्लाज्म है उसमें, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेनल्स हैं वो कैसे हैं, एकदम पास पास हैं, और ये बहुत रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं। मतलब कि इनका काम क्या है, डिवीजन करना, और रूट को क्या करना है, इलोंगेट करना है, मतलब रूट को बढ़ाते रहना है। इसके बाद अगर हम लोग प्रॉक्सिमल एंड, पास वाले एंड के पास जाएंगे, तो यहाँ पे रीजन ऑफ इलोंगेशन देखने को मिलेगा। इस रीजन में हमको देखने को मिलेगा कि जो सेल होंगी वो क्या हो जाएंगी, इनलार्ज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स होंगे डिवाइड होने के बाद, तो यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इसके अलावा ये क्या करेंगी, हेल्प करेंगी, जो भी रूट में ग्रोथ हो रही है लेंथ में, उसमें हेल्प करेंगी। इनकी जो सेल होंगी इलोंगेटेड होंगे, इनमें बड़े बड़े वैक्यूल पाए जाएंगे, ठीक है। इलोंगेटेड सेल है, इनलार्ज सेल हैं, जो हेल्प करेंगी क्या, लेंथ बढ़ाने में। किसकी लेंथ बढ़ाने में, रूट की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करेंगी, और इस रीजन को हम लोग बोलते हैं द रीजन ऑफ इलोंगेशन। द सेल ऑफ इलोंगेशन जोन gradually differentiate and mature, hence this region proximal to the region of elongation is called region of maturation। अगर बात करते हैं, यहाँ पे सेल बन गए छोटे छोटे, यहाँ पे धीरे धीरे इलोंगेट बढ़ रहे हैं, सेल ग्रोथ हो रही है उनकी, फिर अब ये सेल मेच्योर होंगे, अपना काम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि इनको कौन सा काम करना है।
जन्म यहाँ से हो रहा है, बड़े यहाँ हो रहे हैं, काम यहाँ मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होकर ढेर सारे छोटे छोटे सेल्स बना रही है, यहाँ पे इन्लार्जमेंट हो रहा है, सेल बढ़ रहे हैं, वैक्यूल आ रहा है उसमें, सेल की साइज बड़ी हो जा रही है और आगे चल के रीजन ऑफ मैच्योरेशन में यही जो इलोंगेटेड सेल हैं ये क्या हो जा रहे हैं, मैच्योर हो जा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट हो जा रहे हैं, अपने काम को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे परमानेंट सेल टिश्यू या परमानेंट टिश्यू या सेल बन रहे हैं। ओके, तो जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है इसमें ये देखने को मिलता है कि ये प्रॉक्सिमल एंड है। किससे देख रहे हैं हम लोग, सॉइल से देख रहे हैं, सॉइल से देख रहे हैं कि ये प्रॉक्सिमल एंड है। अब यहाँ पे जो इलोंगेटेड जोन के जो सेल थे वो डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं और कहाँ पे आ चुके हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आ चुके हैं। फ्रॉम दिस रीजन, किस रीजन की बात की जा रही है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन की बात की जा रही है। सम ऑफ द एपिडर्मस सेल फॉर्म अ वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर। दिस रूट हेयर एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। अगर हम बात करते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन में, देखिए कुछ यहाँ पे इस तरीके के अपेंडेज देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या है, ये रूट हेयर है। रूट हेयर कहाँ से निकले, जो एपिडर्मिस की लेयर है, जो पहली परत है, ठीक है, जो पहली लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस की जो लेयर है, जो एपिडर्मिस के सेल हैं वो क्या बना रहे हैं, कुछ पतले पतले फाइन डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब सॉफ्ट, थ्रेड लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एकदम सॉफ्ट हैं, पतले हैं, ठीक है। और कैसे हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलते हैं, रूट हेयर। रूट हेयर कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। याद रखिए कि एक सेल से बने होते हैं, क्योंकि एपिडर्मिस की सेल से बने हुए हैं तो एक सेल के बने हुए हैं, तो ये कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। और इन्हीं रूट हेयर का काम क्या होता है, वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन कराना। मतलब कि अब देख चुके होंगे कि 3 रीजन हो चुके हैं। पहला कौन हो गया, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन, तीसरा होगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। आपको रूट हेयर कहाँ देखने को मिल रहा है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि रूट जो है हर जगह से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन होगा बस वहीं से ही उसने पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करना है, बाकी जगह से रूट हेयर नहीं प्रेजेंट है, वहाँ से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। मतलब कि सबसे नीचे आएंगे, डिस्टल एंड पे आएंगे तो देखेंगे रूट कैप है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा किसका, एपेक्स का, जो एकदम बोल सकते हैं एकदम टिप वाला। जैसे कि मेरा पेन है तो एकदम ये टिप वाला जो एरिया है ये क्या है, एक एपेक्स है। इसके ऊपर मैं यहाँ पे कोई कवरिंग कर दी, यहाँ पे कैप लगा दी तो क्या हो गया, प्रोटेक्शन मिल गया। वैसे ही इसका क्या है कि टिप हो गया और इसके ऊपर कवरिंग हो गई तो इसे रूट कैप बोलेंगे। यहाँ रूट कैप के ऊपर कुछ मिलीमीटर ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी देखने को मिलता है, जहाँ के सेल कैसे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, जिनका प्रोटोप्लाज्म बहुत डेंस है, मीन्स ऑर्गेनल सब प्रेजेंट है लेकिन बहुत पास पास हैं, जो रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इनमें थिन वॉल प्रेजेंट है, जो बहुत जल्दी सिर्फ इनका काम क्या है, डिवीजन करना, बहुत एक्टिव है डिवाइड करने में। 1 से 2 बन रहे, 2 से 4 में माइटोसिस हो रहा है। जो यहाँ से सेल डिवाइड हुए हैं अब आगे चल के उनका ग्रोथ होगा, इलोंगेट होंगे, ठीक है। उनमें वैक्यूल आएगा, बड़े बड़े वैक्यूल देखने को मिलेंगे, इनलार्ज होंगे। वो कौन से रीजन में होंगे, रीजन ऑफ इलोंगेशन में होंगे। फिर जब ये सेल ग्रोथ हो गई, अब इनको काम भी तो करना है, बड़े हो गए तो काम भी करेंगे, तो यही जो इलोंगेटेड सेल है अब ये क्या होंगे, आगे चल के डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, अपने काम को बांट लेंगे, मैच्योर हो जाएंगे, ये परमानेंट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, यहाँ पे ये सेल शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आगे तो रूट बढ़ता हुआ चला जाएगा, यहाँ पे लेंथ भी तो बढ़ती हुई जाएगी, ठीक है। तो जो यहाँ की जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, यहाँ पे जो एपिडर्मस सेल हैं, जो सब ऊपर वाली जो लेयर है वहाँ के जो सेल हैं वो क्या कर रहे हैं, छोटे डेलिकेट यहाँ पे सॉफ्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसे हम रूट हेयर कह रहे हैं, जो कि यूनिसेलुलर है। ये क्या करेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, मिनरल का एब्जॉर्प्शन करेगा, कहाँ से, सॉइल से, ठीक है। ये खत्म हो चुका है। अब चलिए देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट का मॉडिफिकेशन और किस काम की वजह से होता है, हम तो पहले जनरली जानते हैं कि रूट का काम क्या है, पानी को एब्जॉर्ब करना, मिनरल को एब्जॉर्ब करना। लेकिन रूट अगर मॉडिफाई हो रहा है तो और कौन से डिफरेंट काम कर सकता है, उसके बारे में देखते हैं। Root in some plants change their shape and structure and become modified to perform function other than absorption and conduction of water and mineral. रूट जो है कुछ प्लांट में अपना शेप, अपना साइज, सब कुछ स्ट्रक्चर बदल दिए हैं। क्यों बदल दिए हैं, उनको कोई दूसरा काम करना है, किसके अलावा, ये काम तो कर ही रहे हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पानी को पहुंचा रहे हैं, मिनरल को एब्जॉर्ब कर, ये सारा काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी रूट ने अपने आप को क्या किया, मॉडिफाई कर लिया, अपने शेप को बदल लिया, अपने स्ट्रक्चर को बदल लिया। देखिए अब कौन से काम के लिए उसने अपने आप को बदला है। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रिस्पायरेशन। रूट इसलिए मॉडिफाइड हुए, उनको सपोर्ट चाहिए था, खाना स्टोर करना था, इसके अलावा रिस्पायरेशन लेना था। 3 कामों के लिए रूट यहाँ पे मॉडिफाई हो चुके हैं। पहला देखिए, टैप रूट ऑफ द कैरेट टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ द स्वीट पोटैटो गेट स्वेलन एंड स्टोर फूड। जो पहला काम क्या है, देखिए इनका स्टोरेज ऑफ फूड, खाने को इकट्ठा कर रहे हैं। ये जो रूट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं अपना, कि कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करना, उसका कंडक्शन करना, ये सब काम के अलावा अपने आप को जो मॉडिफाई किए हैं उनमें से पहला क्या है कि स्टोरेज ऑफ फूड, खाना कहाँ स्टोर हो रहा है,
रूट में हो रहा है। जैसे कि टैप रूट हो गया, फॉर एग्जांपल कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, रेडिश हो गया, ये सब क्या है, टैप रूट है। जो हम लोग गाजर, मूली, शलजम ये सब जो खाते हैं क्या है, ये सब टैप रूट हैं। ये स्टोर हो गए, स्वलन हो गए, फूल चुके हैं, इनमें खाना स्टोर है। इसके अलावा एडवेंटिशियस रूट जो रेडिकल से ना होकर किसी दूसरे नोड से निकला हुआ रूट है, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्वीट पोटैटो। ये कैसे एडवेंटिशियस रूट है, इनका भी काम क्या हो गया है, ये खाना को स्टोर करते हैं, ठीक है, इनका काम ये हो गया है। देखते हैं, कैन यू गिव सम मच सच एग्जाम्पल, क्या आप और ऐसे एग्जाम्पल सोच सकते हैं कि प्लांट और जो प्लांट के रूट है और किस काम के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट अ बनियान ट्री आर। कभी आपने बनियान ट्री देखा है, बरगद का पेड़ कभी देखा है, तो आप देखे होंगे कि कुछ जगह से आपको खूब बड़े बड़े यहाँ पे इस देखेंगे, खूब बड़े बड़े यहाँ से रूट्स निकले हुए हैं, ठीक है, बहुत मजबूत भी होते हैं। अगर आप इसको पकड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा सॉलिड, बहुत मजबूत होंगे, आप इस पर झूला भी झूल सकते हैं, इतने मजबूत होते हैं। कभी आपने सोचा कि मतलब प्लांट है, फिर ये बाहर रूट ऐसे कैसे निकल रहा है, कभी सोचा है क्यों निकला है? इसलिए निकला है ताकि इस प्लांट को सपोर्ट दे सके। ये जो रूट है ना, ये मेन एक्सिस से नहीं निकल रहे हैं, ये जो स्टेम है, देखिए स्टेम था, बड़े बड़े ब्रांचेस बन गए, ठीक है, बनियन ट्री की बात करें, बड़े बड़े ब्रांचेस बन गए। अब उन ब्रांचेस में से और भी नोड प्रेजेंट थे, वहाँ से एक दूसरा रूट निकला, एडवेंटिशियस रूट है ये, इसका नाम है प्रॉप रूट, ठीक है, इसको प्रॉप रूट कहते हैं। कैसा एडवेंटिशियस रूट है, जो रेडिकल से ना निकल के कहाँ से निकल रहा है, जो मेन एक्सिस है, जो मेन ब्रांच है, उसके नोड से निकल रहा है, ताकि सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, किसको, बनियन ट्री को। दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट। इस रूट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट कहते हैं। इनका काम क्या है, देखिए, सिमिलरली द स्टेम ऑफ द मेज एंड सुगर कैन हैव सपोर्टिंग द रूट कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड ऑफ द स्टेम, दिस आर कॉल्ड स्टिल रूट। देखिए, अब यहाँ पे हमने प्रॉप रूट देख लिया कि जो भी बनियन ट्री है उसका जो जमीन के अंदर वाला रूट है वो तो रेडिकल से निकला हुआ है, उसको छोड़ दीजिए। मेन एक्सिस जो है, ब्रांच है, यहाँ पे ब्रांच इस तरीके से हैं, बड़े बड़े ब्रांच है, वहाँ पे ढेर सारे नोड्स प्रेजेंट है, ये नोड्स प्रेजेंट, उस नोड से भी रूट निकल रहे हैं। मतलब कि जो ऐसे रूट जो रेडिकल से ना निकल के दूसरे नोड से निकल रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, जो कि प्रॉप रूट है। जो कहाँ देखने को मिलता है, बनियन ट्री में देखने को मिलता है, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं मेज की और शुगर केन की, उनके जो रूट होते हैं उनमें भी तो रूट देखने को मिलेगा, वो तो ज़मीन के अंदर होंगे जो रेडिकल से, लेकिन कुछ रूट ऐसे होंगे जो लोअर, यहाँ पे नोड प्रेजेंट है, ये नोड प्रेजेंट है, तो लोअर नोड से कुछ इस तरीके से, ये सॉइल के अंदर वाला ये वाला पार्ट है, ये सॉइल के बाहर वाला पार्ट है, लोअर नोड से कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से निकले होंगे, किसमें, शुगर कैन और मेज दोनों में, ठीक है, इनमें निकले होंगे लोअर नोड से, याद रखिए स्टेम के लोअर नोड से निकले होंगे, इसे बोलते हैं स्टिल रूट। क्या कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने शुगर कैन को देखा होगा, गन्ने को देखा होगा, तो आप देखे होंगे कि जो उनके नोड्स हैं स्टेम में, जो छोटे छोटे नोड हैं, लोअर नोड, वहाँ से आपको कुछ इस तरीके के रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ताकि वो सपोर्ट प्रोवाइड करें, ठीक है, बाहर से। आगे देखते हैं, in some plants such as Rhizophora growing in swampy area, many roots come out of the ground and grow vertically upward. Such roots called nematophores help to get oxygen for respiration. कुछ ऐसे प्लांट है, जैसे एग्जांपल दिया गया राइजोफोरा, एक ऐसा पौधा है जो कहाँ ग्रो करता है, स्वैम्पी एरिया, जहाँ पे दलदल है, कीचड़ है, ठीक है, मार्शी एरिया में ग्रो कर रहा है। तो जब ग्रो कर रहा है जहाँ पे दलदल है, हमेशा कीचड़ है, तो दिक्कत हो रही है, रूट्स को दिक्कत हो रही है सांस लेने में, ऑक्सीजन उनको चाहिए, उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो वो दलदल एरिया में ग्रो कर लिए। मान लीजिए प्लांट है राइजोफोरा, ये इसका स्टेम है, हो गया, ये रूट हो गया, ठीक है, ये मेन रूट हो गया, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी रूट बोलेंगे। इसको यहाँ पे ग्रो कर लिया, अब इसको दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो इसमें सेकेंडरी रूट निकलेंगे। सेकेंडरी रूट से एक टर्सरी रूट क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड बाहर ढेर सारे इस तरीके से रूट निकल जाएंगे, ठीक है, ग्राउंड के बाहर इस तरीके से रूट निकल जाएंगे, जो स्वैम्पी एरिया, दलदली एरिया, वहाँ से इस तरीके के रूट निकल जाएंगे, और छोटे छोटे यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, निमेटोफोर्स, ठीक है। इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को लेना। इनको रिस्पायरेशन में दिक्कत हो रही थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, अडॉप्ट कर लिया, अपने आप को चेंज कर दिया, ठीक है, इन्होंने अपने आप को चेंज कर दिया, इन ग्राउंड से निकल के ये कहाँ आ गए, ऊपर आ गए, जमीन से निकल के ऊपर आ गए, ताकि इनको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल पाए उस एरिया में। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट काम देखने को मिले। पहला, स्टोरेज ऑफ फूड, खाना कैसे स्टोर हो रहा है, टैप रूट जैसे थे यहाँ पे, कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, रेडिस हो गया, एडवेंटिशियस रूट जैसे हो गए, स्वीट पोटैटो, इनका काम था खाना स्टोर करना। इसके अलावा कुछ प्लांट में रूट जो हैं अलग अलग जगह से निकल रहे हैं,
किसी का मेन बोल सकते हैं मेन जो ब्रांच वहाँ से डिफरेंट नोड से रूट निकल रहे, उसे प्रॉप रूट कहते हैं, जैसे बनियन ट्री में उसका काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसके अलावा अगर हम बात करें मेज हो गया, शुगर केन हो गया, इनका जो स्टेम है उसका जो लोअर नोड है वहाँ से छोटे छोटे रूट्स निकल रहे, उसे स्टिल रूट बोलते हैं, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि स्टेम उनका मजबूती के साथ खड़ा रहे। इसके अलावा जो तीसरा रूट मॉडिफाई हुआ है राइजोफोरा का, वो स्वैम्पी एरिया में ग्रो करे, दलदली एरिया में ग्रो करे, जिसकी वजह से उसके रूट को पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो वही रूट अब आगे चल के क्या कर रहा है, बाहर निकल आ रहा है, ग्राउंड के बाहर निकल आ रहा है। जो टर्शरी रूट है बोल सकते हैं, उनके जो ब्रांचेस है वो बाहर निकल के आ रहे हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं, निमेटोफोर बोल रहे हैं, ताकि वो सफिशिएंट ऑक्सीजन ले पाए रिस्पायरेशन के लिए। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, रूट का क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ, जैसे एस्पेरगिलस, इसे हम बोलते हैं सतावरी, हिंदी में बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, ये ऐसे रूट्स होते हैं, ये एडवेंटिशियस रूट होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, खाने को स्टोर करना। ये हो गया टर्निप और कैरेट। टर्निप और कैरेट को हम बोलते हैं टैप रूट बोलते हैं। कैसे हैं, टैप रूट है, ये मेन रेडिकल से निकले हुए ये मेन रूट है, और छोटे छोटे यहाँ पे देखिए ब्रांचेस देखने को मिल रहे हैं। इनका काम भी क्या है, खाने को स्टोर करना है। इसके अलावा रेडिस भी होगा, वो भी कैसा है, टैप रूट है, जो कि क्या कर रहा है, खाना को स्टोर कर रहा है, वो टैप रूट है। फिर देखते हैं ये स्वीट पोटैटो, ये कैसा एडवेंटिशियस रूट है, ये रेडिकल से ना निकल के ये नोड से निकला हुआ है, दूसरे पार्ट से निकला हुआ है, एडवेंटिशियस। इसका भी काम क्या है, खाने को स्टोर करना। फिर देख रहे हैं कि रिस्पायरेशन के लिए जो निमेटोफोर है राइजोफोरा में बाहर निकल गई, ये देखिए मेन प्लांट बॉडी रहा होगा, ये पूरी दलदल एरिया है, तो इसका मेन रूट तो जमीन के अंदर होगा, लेकिन उसमें डिफरेंट टाइप के ब्रांचेस निकले होंगे, लैटरल ब्रांचेस निकले होंगे, जो कि अब जमीन के बाहर आ चुके हैं, वर्टिकली अपवर्ड निकल आए जमीन के बाहर, और उनमें छोटे छोटे पोर्स होंगे, उसे क्या बोलेंगे, निमेटोफोर। क्यों आ गए, क्योंकि उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से ये रूट वर्टिकली अपवर्ड निकल आए, बाहर आ गए। तो रूट भी डिफरेंट काम के लिए अपने आप को मॉडिफाइड कर लिया, कोई खाना स्टोर करने के लिए कर लिया, तो कोई रिस्पायरेशन के लिए कर लिया, तो किसी को सपोर्ट चाहिए था उसके लिए कर लिया, ठीक है। रूट वाला पार्ट खत्म हो चुका है, चलिए स्टेम पे चलते हैं। द स्टेम, स्टेम के बारे में देखते हैं। What are the features that distinguish stem from the root? कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आप सोचते हैं कि रूट और स्टेम एक दूसरे से अलग हैं? हम ये जनरली सोचते हैं कि जो जमीन के अंदर वाला पार्ट होगा वो रूट होंगे, जमीन के ऊपर वाला पार्ट होगा स्टेम होंगे, हम जनरली ऐसा सोचते हैं। द स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। जो स्टेम है वो असेंडिंग पार्ट है, मतलब ऊपर वाला पार्ट है किसी एक्सिस का, जिसके पास ब्रांचेस हैं, ढेर सारी शाखाएं हैं, ढेर सारी पत्तियां हैं, फूल हैं, फ्रूट है, सब कुछ लगा हुआ है। मान लीजिए ये देखिए ये सीड है, ये ग्रो किया, रेडिकल से क्या निकला, रूट निकला, प्लीम्यूल से इस तरीके का स्ट्रक्चर बना, लीफ लाई की, आगे चल के क्या बनाएगा, सूट सिस्टम बनाएगा, और सूट से क्या बनेगा, स्टेम, और स्टेम पे ही ढेर सारे ब्रांचेस होते हैं, ढेर सारे फ्रूट लगे होते हैं, ढेर सारी पत्तियां होती हैं, फल लगे होते हैं, वो सब क्या असेंडिंग पार्ट है। इट डेवलप फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, ठीक है। जर्मिनेटिंग सीड का मतलब ऐसे सीड जो ग्रो कर रहे हैं जमीन में, और उनका जो एम्ब्रियो है वो क्या कर रहा है, प्लीम्यूल, जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर प्लीम्यूल, उससे क्या बन रहे हैं, शूट बन रहे हैं, और जो रेडिकल वाला उससे क्या बन रहे हैं, रूट बन रहे हैं। द स्टेम बियर द नोड एंड इंटरनोड, स्टेम के पास क्या होगा, नोड भी होगा, इंटरनोड भी होगा। आगे देखते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर में आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। ये देखिए ये वाला जो सिस्टम है कौन सा है, शूट सिस्टम है, ठीक है। अब ये शूट क्या है, स्टेम बना रहा है, यहाँ पे हर नोड से क्या निकल रहा है, लीफ निकल रहे हैं, ब्रांचेस निकल रहे हैं, और एक नोड से दूसरे नोड के बीच का जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं इंटरनोड बोलते हैं। तो ये वाले स्ट्रक्चर में आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि जो स्टेम होता है असेंडिंग पार्ट होता है, उसमें नोड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के नोड्स प्रेजेंट होंगे, वहाँ से स्टेम, लीफ निकलेंगे, सब कुछ वहाँ से बनेगा। आगे देखते हैं, द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर द लीफ आर बॉन्ड आर कार नोड वाइल द इंटर नोड आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड, ठीक है। लीफ कहाँ से निकल रहे हैं, नोड से निकल रहे हैं, और जो भी डिस्टेंस है दो नोड के बीच का उसे हम इंटर नोड कहते हैं। द स्टेम बियर द बर्ड विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी, जो स्टेम है उसके पास दो टाइप के बर्ड होंगे, एक तो प्रेजेंट होगी टर्मिनल एंड पे, मान लीजिए एक लीफ है तो इसके ये वाले एंड पे जो प्रेजेंट है बर्ड, इसे हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। लेकिन जो एकदम ऊपर वाला पार्ट होगा ये क्या होगा, टर्मिनल बर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कोई फ्लावर हो गया तो ये टर्मिनल बर्ड हो गया, या एपिकल बर्ड भी बोल सकते हैं, कि इस तरीके से स्टेम है, यहाँ पे लीफ निकल गया और यहाँ पे फ्लावर लग चुके हैं, इस तरीके से सपोज करिए, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ पे जो बर्ड होंगे वो लैटरल बर्ड होंगे, या फिर बोल सकते हैं एक्सिलरी बर्ड होंगे, ये आगे चल के फिर से ग्रो करेंगे, फिर से ब्रांच बना सकते हैं, लीफ बना सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है ये इसको बोलेंगे एपिकल बर्ड, या फिर बोलेंगे टर्मिनल बर्ड, जो बन चुका है, फ्लावर आगे बन चुका है। Stem is generally green when young and later often become woody and dark.
जब स्टेम क्या होते हैं, यंग होते हैं तो हरे होते हैं, मीन्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्टेम क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं, मीन्स उडी होते जाते हैं, धीरे धीरे जो उनका अपर लेयर क्या होता है, डार्क हो जाता है, ढेर सारे यहाँ पे बार्क्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, वो फोटोसिंथेटिक नहीं रह जाते। The main function of the stem is spreading out the branches bearing leaf, flower, fruits। जो मेन फंक्शन स्टेम का देखिए क्या है कि ढेर सारे स्टेम से क्या निकले, ब्रांचेस निकले, जिसपे क्या हो, ढेर सारे लीव्स हों, फ्रूट लगे, फ्लावर्स लगे, ये सब क्या है, मेन फंक्शन है। इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेटेट। इसके अलावा स्टेम का दूसरा काम क्या है कि वाटर, मिनरल का कंडक्शन कराना, साथ में जो फोटोसिंथेसिस से खाना बन चुके हैं उनका भी क्या कराना, कंडक्शन कराना। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कुछ स्टेम क्या करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दियर वर्क, दियर नीड, जैसे कि खाना स्टोर करना। अब यहाँ पे स्टेम भी खाना स्टोर करेंगे, सपोर्ट के लिए मॉडिफाई कर लेंगे, इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए क्या निकलेंगे, यहाँ से छोटे छोटे बोल सकते हैं टेंडल निकलेंगे, जो क्या करेंगे, इनको हेल्प करेंगे क्लाइंबिंग में। प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न्स निकलेंगे, मीन्स कांटे निकलेंगे, जो हेल्प करेंगे उनको, जो एनिमल दूसरे एनिमल हैं उनसे बचाएंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा कि एक जगह से दूसरी जगह पे ये क्या करेंगे, ईजिली ग्रो कर पाएँ। तो इनके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ये और फंक्शन है किसके, स्टेम के। मेन फंक्शन तो यही है कि एक स्टेम है, उसमें ब्रांचेस आ गए, फ्लावर आ गए, फ्रूट आ गए, ये इनका मेन फंक्शन है। वाटर कंडक्शन कराना, मिनरल कराना, और जो भी फोटोसिंथेट है वो काम कराना। लेकिन अब देखिए जो और भी काम है उनके लिए मॉडिफिकेशन किस तरीके स्टेम ने किया, देखिए। द स्टेम मे नॉट बी ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू। स्टेम ऐसे नहीं होते जैसा कि हम सोचते हैं कि अच्छा स्टेम पे क्या है, ढेर सारे ब्रांचेस हैं, फ्रूट हैं, फ्लावर है, सीड है, अच्छा ये स्टेम है, नहीं। इसके अलावा भी स्टेम और भी काम कर सकते हैं, जैसे दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। बहुत सारे स्टेम अपने आप को मॉडिफाई करते हैं दूसरे फंक्शन के लिए। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन खंड, कोलोकैसिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। जो अंडरग्राउंड स्टेम है, जमीन के अंदर जो स्टेम है, जैसे कि आलू हो गया, जिंजर अदरक हो गया, टर्मरिक हो गया, हल्दी हो गया, जमीन खंड इसको बोल सकते हैं सूरन, या फिर कहीं और कुछ लैंग्वेज बोलते होंगे, ये ज़मीन खंड है। कोलकैसिया जो कि अरबी हो गया, ये सब क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर रहते हैं, ये स्टेम ही है, मॉडिफाइड स्टेम है, इनका काम क्या है, खाना स्टोर करके रखना, ज़मीन के अंदर रहते हैं ये। दे ऑल्सो एक्ट एज द ऑर्गन ऑफ पेनिट्रेशन टू टाइट ओवर द कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। ठीक है, ये है कैसे कि जब विपत्ति का काल हो, जब एडवर्स कंडीशन हो, सुटेबल कंडीशन नहीं हो, तो ये खाना स्टोर करके कहाँ रहते हैं, जमीन के अंदर ऐसे स्टेम रहते हैं जो आगे चल के, ये स्टेम है, स्टेम के पास क्या होंगे, छोटे छोटे नोट्स होंगे, आगे चल के फिर से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन एडवर्स कंडीशन में या अनसुटेबल कंडीशन में क्या करेंगे, खाना स्टोर करके रखेंगे अपने पास, तभी इनको क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ पेनिट्रेशन कहते हैं, कि काफ़ी समय तक, 1 से 2 साल तक या 3 साल तक, अगर आप जब चाहें तब जिंजर को ज़मीन के अंदर डाल दें, अगर वो सही सलामत है। ठीक है, उसमें खाना पहले से स्टोर है, अगर वो सही सलामत है, अगर आप उसको फिर से उसको टाइमली लगा दें तो फिर से एक नया प्लांटेड वहाँ से आ जाएगा। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ पेनिट्रेशन कहते हैं। Stem tendril which develop from the axillary bud are cylinder and spirally coiled, help in the plant to climb, such as the gourd, cucumber, pumpkin, watermelon, grapevine। जैसे कुछ स्टेम हैं वो मॉडिफाई कर लिए, टेंडल बना लिए, इस तरीके के छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं टेंडल। ठीक है, जो कहाँ से निकला है, एक्सिलरी बर्ड से निकला है। इस तरीके का जो बर्ड होगा, जो लैटरल बर्ड होगा, उसे एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे। और इसी प्लांट में इस तरीके से यही एक्सिलरी बर्ड से छोटे छोटे टेंडल निकल चुके हैं। किस में निकलेंगे, ये टेंडल निकल रहे, जैसे कुकम्बर हो गया, पम्पकिन होगा, कद्दू हो गया, वाटरमेलन हो गया, ग्रेप्स वाइन, इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। ये कैसे होते हैं, जो टेंडल है वो कैसे होते हैं, देखिए सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर का मतलब थिन होते हैं, पतले होते हैं, स्पाइरल शेप में होते हैं, जो कि हेल्प कराते हैं प्लांट को क्लाइंबिंग कराने के में। क्योंकि देखिए इनकी स्टेम कैसे होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। आप कभी भी लौकी का पेड़ स्ट्रेट नहीं देखे होंगे, उसको देखे होंगे किसी प्लांट के सहारे या किसी के सहारे उसको चढ़ाया जाता है, ठीक है, दूसरे जगह पे, ताकि वो इजीली ग्रो कर पाए। लेकिन ये टेंडल की मदद से क्या करते हैं, इजीली धीरे धीरे क्लाइंबिंग करते हैं किसी सरफेस पे। तो ये टेंडल क्या है, इनके लिए काम कर रहा है, क्लाइंबिंग के लिए हेल्प कर रहा है। ठीक है, कहाँ से निकले हुए हैं, एक्सिलरी बर्ड से निकले हुए हैं। फिर दिया गया आगे, एक्सिलरी बर्ड ऑफ द स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाई इनटू वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थ्रोन। यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड अब कुछ स्टेम में आगे चल के मॉडिफाई हो गया, जो उडी है, थोड़ा बोल सकते हैं हार्ड है, स्ट्रेट कुछ नोकेलेदार, इस तरीके का कांटा है जिसे थॉर्न्स कहते हैं। अब थॉर्न्स किसमें प्रेजेंट होंगे, थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट सच एज सिट्रस, बोगनविलाई। ठीक है, जो थॉर्न्स है, कांटे हैं, ये सिट्रस प्लांट हो गया, मौसमी हो गया, लेमन हो गया, इन सब में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो बोगनविलाई जो एक फ्लावर प्लांट है, उनमें भी थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं,
दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल, इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि जो इनको खा रहे हैं एनिमल इनको ना खा पाए, उनसे इनको क्या मिलेगा, डिफेंस मिलेगा। किनको मिलेगा, जो सिट्रस है, बोगनविला, इनके पास जो कांटे हैं इनको इससे डिफेंस मिलेगा कि जो इनको खाते हैं जो एनिमल उनको खा ना पाए। सम प्लांट्स of arid region modify their stem into flattened oponcia or the fleshy cylindrical euphorbia structure। कुछ ऐसे प्लांट है जो एरिड रीजन का मतलब ड्राई, सूखी जगह, जो सूखी जगह है जैसे जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे कुछ स्टेम अपने आप को मॉडिफाई कर लिए हैं। मॉडिफाई करके कुछ अगर फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके का फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, इस तरीके का, देखिए इसे हम क्या बोलेंगे, ओपोशिया बोलेंगे। ये क्या है, स्टेम है, स्टेम मॉडिफाइड हो चुके हैं यहाँ पे मॉडिफाई होकर यहाँ पे क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और जो इनकी लीफ है वो स्पाइन बना ली है, कांटे बना ली हैं। ठीक है, ये किसमें देखने को मिलेगा, ओपेंशिया में मिलेगा। इसके अलावा अगर फ्लैशी है, सिलिंड्रिकल शेप में, इस तरीके का सिलिंड्रिकल शेप है, इस तरीके का फ्लैशी शेप है, सिलिंड्रिकल शेप है, ये देखिए सिलिंडर लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये क्या है, ये सब स्टेम ही है जो अपने आप को क्या करिए, मॉडिफाई कर ली फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और जो इनमें लीफ जो प्रेजेंट है वो क्या बन गई है, कांटे बन गई हैं, स्पाइंस बना ली हैं। कौन से प्लांट ही बनाएंगे, जो सूखी जगह पे रहते हैं, एरिड रीजन में जो रहते हैं। अगर स्टेम फ्लैटन हो गया, इस तरीके से मॉडिफाई करके फोटोसिंथेसिस कर रहा है और जो लीफ है उसमें छोटे छोटे स्पाइंस की तरह बन गए हैं, तो ये कैसे, ऑफेंशिया हो गए। अगर सिलिंड्रिकल शेप में आपको देखने को मिल रहा है, इस तरीके से सिलिंड्रिकल है, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल बॉडी है, ये भी क्या है, स्टेम ही है, मॉडिफाई कर लिए, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, यूफोर्बिया बोलेंगे। ये स्ट्रक्चर है, डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए स्टेम भी अपने आप को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कौन कंटेन कर रहा है, जो ये स्टेम है जो मॉडिफाई हो चुके हैं, इनके पास क्लोरोफिल आ जाता है और फिर ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, खाना खुद बनाएंगे। अब देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में डिफरेंट टाइप के यहाँ पे देखिए स्टेम दिए गए हैं जो अपने आप को क्या करेंगे, दूसरी जगह तक ग्रो कराएंगे। जैसे कि पहला दिया, अंडरग्राउंड stem of some plants such as grasses, strawberry, etc. spread to new niche when older part is die or new plant are formed। जैसे बात की जाए किसकी, स्ट्रॉबेरी की, ग्रासेस की, एनसीईआरटी में स्ट्रॉबेरी को यहाँ पे ऐड किया गया है कि अंडरग्राउंड स्टेम है, जमीन के अंदर स्टेम है, जो जमीन के ऊपर स्टेम होंगे उसे क्या बोलेंगे, एरियल स्टेम बोलेंगे। एरियल का मतलब जमीन के बाहर है, एयर में है, और जमीन के अंदर वाले स्टेम को अंडरग्राउंड स्टेम बोलेंगे। ठीक है, तो जो अंडरग्राउंड वाले स्टेम होंगे कुछ प्लांट में, जैसे ग्रासेस में, स्ट्रॉबेरी में, क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ये मान लीजिए ग्रासेस हैं, यहाँ पे स्टेम है, तो अंडरग्राउंड वाले जो स्टेम है ना, ये आगे चल के क्या करेंगे, धीरे से अपना एक दूसरी जगह लेके बना लेंगे, यहाँ पे ग्रो कर जाएंगे। मीन्स जमीन के अंदर ही पुराना खत्म हुआ तो एक नया वहाँ पे थोड़े दूर पे आप देखेंगे कि नया ग्रास आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि ये कैसे हैं, रनर है। ठीक है, इनका जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये रनर है कि जब पुराना वाला मर जाता है इनका मेन प्लांट, तो नए वाला प्लांट एक दूसरा बन जाता है उसी नए जगह पे। ठीक है, उसी एरिया में। मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रास है इस तरीके का, यहाँ अंडरग्राउंड इनका क्या हो गया, स्टेम है। अंडरग्राउंड स्टेम धीरे से यहाँ पे जब रूट बनाएगा तो यहाँ से एक दूसरी जगह पे शिफ्ट होगा। जब दूसरी जगह पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे भी ग्रास बनेंगे, फिर यहाँ पे भी क्या होगा, स्टेम बनेगा, फिर यहाँ से जाएगा दूसरी जगह शिफ्ट होगा और यहाँ पे, तो इसका डेथ हो गया तो नए यहाँ पे ढेर सारे ग्रासेस, ढेर सारे प्लांट नए जगह पे बन जाएंगे। फिर देखते हैं in plants like mint and jasmine, a cylinder lateral branches arises from the base of main axis and after growing aerially for some time arch downward to touch the ground। ये किसकी बात है, ये कहानी स्टोलन की। इसमें क्या होता है, जैसे कि मिंट का प्लांट हुआ, पुदीने का प्लांट हुआ या फिर जैस्मिन का प्लांट हुआ, तो ये प्लांट है, मान लीजिए इसकी बॉडी है, ज़मीन के नीचे उसका जो मेन एक्सिस है यहाँ से कुछ आपको इस तरीके से एरियली ग्रो करता हुआ कुछ समय के लिए यहाँ पे एक ब्रांच दिखेगा, इनका एक बेस दिखेगा, फिर ये ज़मीन के नीचे जाएगा और यहाँ पे एक नए प्लांट आ जाएंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टोलन। मतलब कि जो मिंट हो गया, जैस्मिन हो गया, वहाँ पे एक सिलेंडर लाइक लैटरल ब्रांच निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, जो इनका मेन एक्सिस है, ये मान लीजिए प्लांट है, ये इनका मेन एक्सिस है, जमीन के अंदर भी इनके थोड़े से ब्रांच होंगे, फिर रूट निकलेगा। तो इनके ब्रांच से एक दूसरा नया ब्रांच, लैटरल ब्रांच निकलेगा जो जमीन के ऊपर रहेगा, हवा में रहेगा, बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा ग्राउंड का, हवा में रहेगा, फिर ये जमीन के नीचे जाएगा, फिर यहाँ से रूट निकलेंगे और एक यहाँ से नया प्लांट बॉडी निकल जाएगा। तो इसे बोलते हैं स्टोलन। फिर देखते हैं यहाँ पे a lateral branch with short internode and each node bearing a rosette of leaf and tuft of root is found in aquatic plant like Pistia and Cornea। यहाँ पे दिया गया है ऑप्सिट के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें देखने को मिलता है कि ढेर सारे लैटरल ब्रांचेस निकल रहे हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ढेर, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया होगा, शायद नहीं दिया है, चलिए यहाँ पे बता रही हूँ मैं। इस तरीके का यहाँ पे खूब खूब लीफ होता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ढेर सारे इस तरीके के ढेर सारे पूरा
बोल सकते हैं ना, गुच्छे भर का यहाँ पे रूट होता है, इस तरीके के ढेर सारे यहाँ पे रूट निकले होते हैं। तो ये लैटरल रूट होते हैं, जो कि इनमें जो इंटर नोड होता है बहुत शॉर्ट होता है। एक नोड हो गया तो दूसरा नोड भी एकदम पास में होगा, तो इंटर नोड क्या होंगे, शॉर्ट होंगे। और हर एक नोड के पास क्या होगा, रोजेट ऑफ लीफ होगा। लीफ मतलब रोज की जो पत्तियां उनकी तरह एडजस्ट होंगी, ठीक है। जैसे आपने अगर पत्ता गोभी देखा है तो वो क्या है, रोजेट ऑफ की तरह है, मतलब रोजेट ऑफ यहाँ पे प्लांट बोल सकते हो उसको। यहाँ पे पत्ता गोभी जो है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें ढेर सारे लीव्स एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर लगे रहते हैं। और उनमें देखेंगे जो उनका नीचे वाला पार्ट है, स्टेम देखेंगे तो उनमें इंटर नोड क्या होंगे, बहुत पास होंगे, कंडेंस्ड होते हैं। उसी प्रकार इसमें भी अगर हम बात करते हैं पिस्टिया और इकॉर्निया में, देखते हैं कि जो लीफ है वो हर एक नोड से निकल रहा है, लेकिन जो नोड है क्या है, एकदम पास है। इंटर नोड बहुत ही क्या बोल सकते, बहुत पास है, कंडेंस्ड है। और उनमें से क्या निकलेगा, ढेर सारे रूट्स निकलेंगे। और ये कहाँ मिलते हैं, एक्वेटिक प्लांट में मिलते हैं, जैसे कि पिस्टिया हो गया, इकॉर्निया हो गया। इकॉर्निया को हम लोग बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, इन बनाना एंड पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथम the latter branch originated from the basal and underground portion of the main stem, growing horizontally beneath the soil and then come out obliquely upward, giving rise to leafy shoot। ये शक्कर की बात की गई है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि बनाने के प्लांट में देखते हैं, इसके अलावा पाइनएप्पल क्राइसेंथम के प्लांट में देखते हैं कि यहाँ पे इनका मेन प्लांट हो गया इस तरीके का, ये स्टेम हो गया, नीचे भी क्या होगा, स्टेम होगा, इनका नीचे भी कुछ पार्ट तक स्टेम होगा। अब इसी स्टेम से यहाँ पे, इसी स्टेम के बेस से यहाँ पे आपको कुछ अंडरग्राउंड पोर्शन जो है मेन स्टेम से कुछ निकलता हुआ जमीन के अंदर से ही, ऊपर नहीं आएगा, एरियल नहीं, बाहर नहीं आएगा, जमीन के अंदर से हॉरिजॉन्टली क्या होगा, बीनीथ इस तरीके से ग्रो करेगा, सॉइल के पास आएगा और फिर यहाँ पे रूट वगैरह बना के एक नया प्लांट बना देगा। इस तरीके से एक नया प्लांट बन गया। इधर जो है मेन, ये मेन इसका बोल सकते हैं मेन स्टेम है, यहाँ से फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर निकलेगा, स्टेम ही निकलेगा, ब्रांच ही निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा, फिर एक नया प्लांट बना देगा अपने आसपास, जो कि ऑब्लिकली ग्रो कर रहे हैं अपवर्ड की तरफ, ठीक है, लीफी शूट। ये कैसे होंगे, इसे शक्कर बोलते हैं। अगर आपने कभी बनाना का प्लांट देखा है तो क्या होता है, इस तरीके से बनाना है, उसके अगल बगल में आपके छोटे छोटे उसके प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे बनाना के। क्यों देखने को मिलेंगे, हमने पहले ही पढ़ा है कि राइजोम से ही बनाना का ग्रोथ होता है। मान लीजिए राइजोम है, ये मेन प्लांट बॉडी है। राइजोम क्या है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। जो राइजोम होते हैं वो क्या होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। राइजोम जो होते हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, जिसके जो ज़मीन के अंदर है, और जिसके बेस से ही आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक दूसरा हॉरिजॉन्टल, ज़मीन के अंदर से, ये ज़मीन के बाहर नहीं आएगा एरियली, ये ज़मीन के अंदर से हॉरिजॉन्टल बीनीथ करके यहाँ पे सॉइल के अंदर निकलेगा और फिर वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन ऊपर जब भी निकलेगा एक नया प्लांट बन के निकलेगा। तो आप कभी केले का पौधा देखें तो उसके अगल बगल आपको देखने को मिलेगा छोटे छोटे 3-4 पौधे और होंगे। क्यों, क्योंकि जो राइजोम है वो क्या है, वो मेन स्टेम है, उसके ही अंदर से ही ब्रांच निकल रही है ज़मीन के अंदर, और जब पूरी तरीके से ब्रांच ग्रो कर जा रही है तो दूसरी तरफ जो सॉइल है वहाँ से सीधे क्या निकल रहा है, बनाना का प्लांट निकल रहा है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कैसे होंगे, लीफी होंगे। एक बार मैं फिर से इसको बता देना चाहती हूँ सब। अगर बात करती हूँ रनर की, रनर का मतलब दिमाग में सोचिए कि जब बहुत जल्दी स्प्रेड करेगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेगा। यहाँ पे कोई प्लांट है, ठीक है, अपना दूसरा एरिया में कैसे पहुंच गया, किस तरीके से पहुंच, जैसे ग्रास हो गया, स्ट्रॉबेरी, कैसे नए एरिया में पहुंच गया, क्योंकि अंदर से ही उसने क्या किया, उसके जो स्टेम है उसने इजीली ग्रो करके दूसरी जगह अपने नए प्लांट बॉडी बना लिया और ओल्डर वाला डेथ हो गया, वो हो गया रनर। अगर बात करते हैं मिंट और जैस्मीन में, तो मिंट और जैस्मीन इस तरीके के प्लांट हैं, ठीक है। इनका जो मेन यहाँ पे ब्रांच है, या बोल सकते हैं मेन प्लांट का जो एक्सिस है नीचे की तरफ है, और उसी के अंदर से आपको एरियली हवा में उड़ता हुआ एक ब्रांच देखने को मिलेगा, जो फिर जमीन में जाएगा, सॉइल के अंदर जाएगा और एक नया प्लांट यहाँ पे बना देगा। ये कैसे होते हैं, स्टोलन होते हैं। फिर देखते हैं कि जो लैटरल ब्रांचेस हैं, ये सारी ब्रांचेस से निकल रहे प्लांट, ठीक है। जो भी लैटरल ब्रांचेस है, जो शॉर्ट इंटरनोड जिसमें प्रेजेंट है, यहाँ पे ढेर सारे नोट से आपको छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, रोजेट लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, और ढेर सारे गुच्छे भर का क्या रूट देखने को मिल रहा है, एक्वेटिक प्लांट। जैसे कि ऑफसेट में बात करते हैं, इस तरीके के यहाँ पे मान लीजिए ये नोड है, इसी नोड से ढेर सारे यहाँ पे ब्रांच निकल रहे, ढेर सारे ब्रांच निकल रहे, और ऊपर हर नोड से पत्ती निकल रहे, रोजेट लाइक पत्ती हैं। जिस तरीके से पत्ता गोभी अरेंज होता है पत्तियों में, उसकी इस तरीके से अरेंजमेंट है। और यहाँ पे जो इंटर नोड है बहुत कंडेंस्ड है, इसे ऑफसेट। ये कहाँ देखने को मिलते हैं, एक्वेटिक प्लांट में देखने को मिलते हैं, जैसे एग्जाम्पल है पिस्टिया और इकॉर्निया है। फिर देखते हैं बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया और क्राइसेंथम, ये 3 डिफरेंट प्लांट है, जिसमें देखने को मिलता है कि प्लांट जो है ऊपर ग्रो कर रहा है, जमीन के अंदर भी इनका क्या है, मेन स्टेम है।
उस मेन स्टेम से, उसके अंदर से ही, स्टेम के अंदर से एक नया ब्रांच आएगा जो ज़मीन के अंदर से ही ग्रो करता हुआ जब ज़मीन के बाहर ऑब्लिकली निकलेगा तो यहाँ से एक अपने तरह एक नया प्लांट लेके निकलेगा। ये एरियली बाहर नहीं है, हवा में नहीं है, ज़मीन के अंदर से। इसे हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे शक्कर बोलेंगे। तो यहाँ पे सीधे ही लिखा गया कि पाइनएप्पल, बनाना हो गया, क्राइसेंथम, इनमें जो लेटरल ब्रांचेस है वो कहाँ से निकल रही हैं? बेस से निकल रही है, अंडरग्राउंड ज़मीन के बेस से निकल रही हैं और वही मेन स्टेम है। जैसे कि आप अगर राइजोम देखे होंगे, ठीक है, किसका? बनाना का, तो आप इजीली उसको भी ग्रो करा देंगे। उसमें छोटे छोटे नोड्स प्रेजेंट होंगे और हर नोड से क्या होगा? एक नया ब्रांच निकलेगा, नया प्लांट बन जाएगा। अगर आप कभी केले को पास से देखेंगे तो यहाँ पे जो मेन एक्सिस है, मेन प्लांट बॉडी है, ये नीचे राइजोम जो है वो भी क्या है? उनका मेन स्टेम है। उसी स्टेम से ही, उसी बेस से ही आपको डिफरेंट यहाँ पे बोल सकते हैं दूसरे दूसरे डायरेक्शन में यहाँ पे ब्रांचेस देखने को मिलेंगे जो ज़मीन से निकल के बाहर आएंगे, लेकिन ऑब्लिकली बाहर तो आएंगे, लेकिन ये कैसे होंगे? पौधे लेके आएंगे, ये कोई यहाँ पे ब्रांच नहीं देखने को मिलेगा। तो इस यहाँ पे बोलेंगे लीफी शूट लेके आएंगे, इस टाइप के यहाँ पे ब्रांचेस बनेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया प्लांट में। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे मॉडिफिकेशन जो स्टेम का हुआ है, जैसे जिंजर हो गया, जमीन खंड हो गया, पोटैटो हो गया, ये सब क्या है? मॉडिफाई हुए खाने को स्टोर करने के लिए। ऑर्गन ऑफ पेनिट्रेशन इनको कहा जाता है कि जब भी एडवर्स कंडीशन है, कंडीशन बहुत खराब है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो आप इनका प्रयोग खाने के लिए कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सपोर्ट के लिए। देखिए, ये मान लीजिए ये हो गया, मान लीजिए पम्पकिन का प्लांट है, सपोज करिए पम्पकिन का प्लांट है। तो जो इसके स्टेम है ना, बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत रिजिड नहीं है कि ये स्ट्रेटली फॉरवर्ड ग्रो कर, नहीं, बहुत सॉफ्ट है। तो इनके देखिए स्टेम है, हर स्टेम के पास नोड है। यहाँ पे देखिए नोड से क्या निकल रही है? पत्तियाँ निकल रही हैं। लेकिन जहाँ पे भी नोड है वहाँ पे क्या? एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होगा। ये देखिए लेटरल बर्ड है, उसी को एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं या फिर लेटरल बर्ड। वहाँ से छोटे छोटे टेंड्रिल इस तरीके से निकल रही है। ये देखिए टेंड्रिल निकल रहा है। इस टेंड्रिल का काम क्या है? क्लाइंबिंग करना, क्लाइंबिंग कराना। कहीं पे भी इनको कोई भी सरफेस रिजिड मिल गया तो वहाँ पे क्या होंगे? क्लाइंबिंग करेंगे और फिर आगे ग्रो कर जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड जो मॉडिफाई हो गए टेंड्रिल में, हेल्प किस में कर रहे हैं? क्लाइंबिंग में। ये क्या है? स्टेम के पार्ट है। फिर देखते हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए बोगनविलाई स्पीसीज में या फिर सिट्रस प्लांट में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो ये स्टेम हो गया, नोड है, एक नोड से पत्ती निकल गई, लेकिन उस नोड के पास क्या है? लेटरली बर्ड है या फिर एक्सिलरी बर्ड है। जो स्टेम है वो मॉडिफाई हो जा रहा है किसमें? स्पाइन में। किसके थ्रू हो रहा है? एक्सिलरी बर्ड के थ्रू हो रहा है, लेटरल बर्ड के थ्रू हो रहा है, ताकि इसको क्या मिल सके? प्रोटेक्शन मिल सके, डिफेंस मिल सके। किससे? जो ब्राउजिंग एनिमल है, जो इनको खाते हैं, उनसे इनको क्या मिल सके? प्रोटेक्शन मिल सके। फिर लास्ट है स्प्रेड किया जा रहा है वेजिटेटिव यहाँ पे प्रोपागेशन में। इस तरीके का देखिए कि एक क्या है? ये मेन स्टेम है। अब ये मेन स्टेम है, यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के हर नोड से एक डिफरेंट टाइप के रूट निकल रहे। रूट अराइजेस फ्रॉम द नोड। ये कैसे रूट होंगे? एडवेंटिशियस रूट होंगे, क्योंकि जो नोड से निकल रहे हैं एडवेंटिशियस है, लेकिन जो रेडिकल से निकलेंगे वो कैसे रूट होंगे? उनको हम बोलते हैं टैप रूट। तो यहाँ पे हर नोड से रूट निकल रहा है। मान लीजिए ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और ये वाले डेथ हो गए, सपोज करिए डेथ हो गए, तो कैसे हो जाएंगे? ये रनर हो जाएंगे। ठीक। अगर बात करेंगे स्टोलन का, स्टोलन में क्या होगा? यही जो पार्ट है ये जमीन के ऊपर रहेगा, इस तरीके से जमीन के ऊपर रहेगा और कोई भी यहाँ पे नहीं होगा, कुछ भी यहाँ पे कोई प्लांट नहीं होगा। वो फिर जाके जमीन से फिर ग्रो करेगा। जैसे मिंट और जैस्मिन में देखेंगे वो कैसे होंगे? स्टोलन होंगे। अगर हम बात करते हैं ऑफसेट में, तो वहाँ पे ढेर सारे गुच्छे, जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं रोजेट ऑफ, यहाँ पे लीफ होंगी एक साथ और ढेर सारे रूट्स एक साथ इकट्ठे होंगे जो एक्वेटिक प्लांट में देखने को मिलते हैं, वो ऑफसेट हो गया। इंटरनोड बहुत वहाँ पे कंडेंस्ड हो गए। इसके अलावा बनाना और हम बात करते हैं क्राइसेंथम में और पाइनएप्पल में, यहाँ पे जो लेटरल ब्रांच है वो कहाँ से निकले हैं? उनके जो मेन प्लांट है उसका जो ब्रांच होगा नीचे तक जाएगा, यहाँ पे स्टेम जो वहाँ नीचे तक जाएगा और उसके बेस से ही यहाँ पे आपको स्टेम निकला हुआ दिखेगा, जो कि ग्रो करेगा कहाँ? अपवर्ड ग्रो करेगा। लेकिन इस बार ये क्या लेके आएगा? लीफी शूट लेके आएगा। लीफी शूट का मतलब अपने जैसे प्लांट लेके आएगा, इसे हम क्या बोलेंगे? शक्कर बोलेंगे। ठीक है, आज यहीं तक, हम लोग कल स्टार्ट करेंगे लीफ से। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। कहीं पे भी डाउट है, किसी भी लाइन में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।